हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए हैं। परीक्षा 16 अगस्त को होने जा रही है। अब से लेकर 16 अगस्त तक जितने भी वीडियो अपलोड होंगे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी वीडियोज में हम करेंगे रिवीजन और परंपरागत जो एमसीक्यूज हैं वो भी शामिल रहेंगी। तो ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 103, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके रिवीजन के लिए, उसके बाद फिर एमसीक्यूज होंगे। तो बताइए कि 92nd ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बांग जून हो को किस फिल्म के लिए दिया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बांग जून हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तो ये किस फिल्म के लिए दिया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 2019 की जीआई टैग पाने वाली जो रोबस्टा कॉफी है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉफी दो प्रकार की होती है, एक तो रोबस्टा होती है, दूसरी क्या होती है, वायनाड। तो यहाँ पर जो 2019 में जीआई टैग पाने वाली रोबस्टा कॉफी है वो किस स्थान पर उगाई जाती है। महादाई यानी कि मांडोवी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। 3 राज्यों के बीच में है, तो नाम बताइए आप। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ का नाम क्या है। ये चौथा सवाल हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनको जो है 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को मिला है। डॉक्टर किरीट एस पारिक समिति ये किसके लिए गठित की गई थी। देखिए, जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो रहा होगा, और इसका जवाब आप एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, ताकि उसका रिवीजन मैं कर सकूं, देख सकूं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बागोर ये हड़प्पाकालीन एक स्थल है। बागोर ये कहां पर स्थित है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार को गली बॉय ने कितने पुरस्कार जीते थे। तो गली बॉय को कितने पुरस्कार मिले थे 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको समय बताना है कि किस सन में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये कहां पर है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर है। तो दोनों बताइए, दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। और सिकंदर सानी की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी। सिकंदर सानी। अगस्त 2019 तक स्वर्ण भंडार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश था, प्रथम स्थान पर। और साथ ही ये भी बताइए कि भारत का इसमें कौन सा स्थान था। वेलेंटिना एलंगबाम ये नाम आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा था। तो बताइए कि वेलेंटिना एलंगबाम कौन है। राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र ये कहां पर स्थित है। अभी 2019 में ही इसको जो है उद्घाटित किया गया है। तो ये कहां पर खोला गया है। माई लाइफ माई मिशन ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी आत्मकथा है, ये बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता में जूता खेत कहां से प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जूता खेत कहां से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया है। कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध। तो इसको जो है क्या कहते हैं, कृष्णराज सागर बांध के आरस बांध, ये किस नदी पर स्थित है। मैनीघाट रेखा ये किन 2 देशों को अलग करती है। मैनीघाट रेखा ये बताना है। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक जनसंख्या में चीन को पीछे कर देगा। चीन को पीछे कर देगा किस वर्ष तक। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है किस प्रकार से, ये आपको बताना है। और बताइए कि विश्व मधुमक्खी दिवस जो कि प्रतिवर्ष 20 मई को मनाई जाती है, तो
तो 2020 की थीम क्या रही ये आपको बताना है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दो किताबें हैं, किताबुल यामिनी और तारीखे यामिनी। तो इन किताबों की रचना किसने की है ये आपको बताना है। डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भारत का इसमें कौन सा स्थान भी है। सारी चीजें आपको सिर्फ ये बताना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। ये एक एड्रेस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आप बताइए कि इस एड्रेस पर आपको कौन मिलेगा, कौन रहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, ये आपको बताना है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और साथ ही साथ ये भी बताना, साथ ही साथ आप ये भी बताना कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए 2019 और 2020 दोनों रैंक जारी हो गई है, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी एक पूछा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी क्या करता है कि ओल्ड क्वेश्चंस को जल्दी रिपीट करता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, और भारत की कितनी कॉफी की किस्मों को, कहवा की किस्मों को जीआई टैग दिया जा चुका है? एक किताब आई थी बलवा, तो इसके लेखक कौन है? वर्ष 2020 तक भारत में कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? भारत में जैव भौगोलिक बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं ये बताना है आपको, और ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर स्थित है? और ये अंतिम सवाल होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि कार्य से संबंधित है? तो ये हो गए 40 क्वेश्चन। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को देखते हैं। 92nd ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था बांग जून हो को, और इन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था पैरासाइट। तो पैरासाइट फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया था। जो पैरासाइट फिल्म है इसे 4 कैटेगरी में सम्मानित किया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, और इसी के साथ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी का अवार्ड भी जीता था पैरासाइट ने। वर्ष 2019 के जीआई टैग पाने वाली रोबस्टा कॉफी ये वायनाड में उगाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। महादाई नदी जल विवाद 3 राज्यों के बीच में है, और ये जो तीनों राज्य हैं वो हैं गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या नाम है? बचपन बचाओ आंदोलन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है, ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि रहने वाले हैं सर्बिया के। इन्होंने हराया था किसको? डोमिनिक थियम को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। बात कर लेते हैं यहीं पर फीमेल सिंगल्स के बारे में भी। तो फीमेल सिंगल्स की जो विजेता हैं वो हैं यूएसए की रहने वाली, और नाम है इनका सोफिया केनिन। तो ये आप याद रखेंगे, फीमेल्स सिंगल्स की विजेता हैं सोफिया केनिन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है न्यूजीलैंड को। और अगर बात करें हम अपने भारत के बारे में तो इंडिया की रैंक कितनी है? 63वीं रैंक मिली है भारत को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो ये जो इंडेक्स है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। और इसमें जो है पहला स्थान किसको मिला था? यूएसए को मिला था। 2020 में इसका 8वां संस्करण जो था वो जारी किया गया था, और इसकी जो 2020 में थीम रखी गई वो थी आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और बात यहां पर हो रही भारत, इंडिया किस रैंक में रहा? तो इंडिया की रैंकिंग थी कुल 40, कुल 53 देशों के आधार पर। डॉक्टर किरीश एस पारिक समिति किसके लिए गठित
की गई थी। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य प्रणाली है उसको निर्धारित करने के लिए डॉक्टर क्रिस एस पारिक समिति का गठन किया गया था, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य प्रणाली के लिए। और मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो हथकरघा उद्योग के विकास से है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है किससे है? हथकरघा उद्योग से। बागोर ये कहाँ पर स्थित है? तो बागोर राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर है स्थित बागोर। तो बागोर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार को गली बॉय ने कितने पुरस्कार जीते? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार जीता गया था गली बॉय के द्वारा कुल 13 पुरस्कार जीते थे 65वें फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये आप याद रखेंगे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 नदियों के जल बंटवारे पर आधारित ये समझौता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इस झील का नाम ये है वुलर झील, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात चली है तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में यानी कि आज ही जम्मू कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए हैं LG, उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो ये आप याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप जानते होंगे, इसका नाम ये है चिल्का लेक। और ये भी याद रखना कि चिल्का लेक दुनिया में जो सबसे बड़ी समुद्री झील है उसमें दूसरे स्थान पर आती है। ठीक है, चिल्का लेक। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। सिकंदर सानी की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? सही जवाब इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगस्त 2019 तक स्वर्ण भंडार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो देखिए बात यहाँ पर हो रही है अगस्त 2019 तक। तो यहाँ पर जो पहला स्थान था वो मिला है USA को। और उसके बाद अगर हम बात करें चीन के बारे में, जो मेन है वो जान लेते हैं। चीन था 6वें स्थान पर। और अगर हम बात करें अपने भारत के बारे में तो भारत था 9वें स्थान पर। ठीक है, और ये जो जानकारी होती है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसको WGC के नाम से जानते हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है। और WGC की स्थापना हुई थी 1987 में। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हरक्वेल। डेविड हरक्वेल हैं इसके प्रेसिडेंट। तो ये जो जानकारी है वो WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के माध्यम से आई है कि अगस्त 2019 तक सबसे अधिक सोना USA के पास था, चाइना 6ठे स्थान पर था, भारत 9वें स्थान पर था। वेलेंटिना एलंगबाम कौन है? तो वर्तमान में इनकी उम्र 10 वर्ष हो गई होगी, पिछले वर्ष की बात है जब वो मात्र 9 वर्ष की थी। और इन्हें मणिपुर का जो है ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है, मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर। तो इन्होंने कुछ वृक्ष लगाए थे और सड़क निर्माण के वक्त उन पेड़ों को काट दिया गया था। और उसके बाद ये बहुत अधिक वहां पर मतलब रोने लगी थी और इसी वजह से इनको मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। तो नाम याद रखिएगा, वेलेंटिना एलंगबाम। राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कोयम्बटूर में है ये। कोयम्बटूर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और इसका जो उद्घाटन है वो वर्तमान जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने 28 अगस्त 2019 को किया था। तो इसका जो मतलब उद्घाटन हुआ था वो 28 अगस्त 2019 को हुआ था। इसका उद्देश्य है कि पक्षियों पर रासायनिक प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन किया जाएगा राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र में। माई लाइफ माई मिशन ये जो पुस्तक है ये स्वामी रामदेव की आत्मकथा है, ये आप याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो जुता हुआ खेत है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा इसका कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा है राजस्थान में, ये आप याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसके लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 343 में। कृष्णराज सागर बांध, इसको KRS बांध के नाम से भी जानते हैं, ये किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है इसका, ये जो KRS बांध है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक में। ठीक है,
मैनीघाट रेखा किन देशों को अलग करती है? तो मैनीघाट जो रेखा है ये दो देशों को अलग करती है जिनके नाम है फ्रांस और जर्मनी को। तो फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है मैनीघाट रेखा। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ देगा? सही जवाब है इसका 2027 तक। तो ये आप जरूर याद रखना। भारत में गरीबी का स्तर कैसे निर्धारित किया जाता है? तो भारत में गरीबी का स्तर घरेलू उपभोक्ता व्यय से निर्धारित किया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 2020 की थीम क्या रही ये आपको बताना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस वर्ष यानी कि 20 मई की जो थीम थी वो थी बी इंगेज्ड पॉलिनेटर। बी इंगेज्ड पॉलिनेटर, POLLINATERS। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट थे उनका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति। किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी, ये दोनों किताबें किसने लिखी है? तो ये दोनों किताबें लिखी गई हैं उतबी के द्वारा। ये भी आप याद रखना, उतबी के द्वारा। उतबी कौन था? उतबी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो याद रखना कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी की जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। और अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के बारे में। तो 2019 में भारत की रैंक हो गई है 51। कुल 165 देशों में भारत 91वें स्थान पर है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी EIU के द्वारा 2006 से। पहले स्थान पर है नॉर्वे, फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और अगर हम बात करें चीन के बारे में तो चीन का डेमोक्रेसी इंडेक्स में 153वां स्थान है, यानी कि चीन की हालत बहुत खराब है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान 108वें स्थान पर है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कौन रहता है? सही जवाब इसका होगा ब्रिटेन के जो PM है वर्तमान में है बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन वर्तमान में है ब्रिटेन के PM। तो इस पते पर आपको मिलेंगे ब्रिटेन के PM। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही जवाब इसका होगा झरिया, जो कि स्थित है कहां पर ये आप बताइए। इसी के साथ है संवहनीयता सूचकांक 2020 यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है 77। और इसे जारी करता है कौन? इसे जारी करता है UN। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2019 और 2020 दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक को जारी करता है UNSDSN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करता है। तो ये आप याद रखना। 2019 में जो भारत की रैंक है वो थी 140, कुल मिला के 156 देशों पर यह जारी हुआ था। 2020 में भारत की रैंक हो गई थी 144, कुल मिला के 153 देशों पर इसे जारी किया गया था। 2019 और 2020 में कॉमन ये था कि दोनों ही वर्ष पहले स्थान पर रहा था फिनलैंड, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब इसका बनेगा 76। भारत की कितनी कॉफी की किस्मों को GI टैग मिल चुका है? सही जवाब है 5 किस्मों को मिला है। तो ये पांचों किस्में मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड की रोबस्टा कॉफी, चिकमंगलूर कर्नाटक की अरेबिका कॉफी, और इसी के साथ अराकू वैली आंध्र प्रदेश की अरेबिका कॉफी, और बाबा बुंदनगिरी कर्नाटक की अरेबिका कॉफी। तो कॉफी की मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं, ठीक है।
लेकिन इनके स्थान यानी कि ये जो अलग अलग स्थानों पर पैदा होती हैं उसके स्थान पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो दो प्रजातियां हैं वो हैं, एक तो आपकी अरेबिका है, दूसरी है रोबस्टा। बलवा के लेखक कौन है? तो बलवा ये जो किताब है ये लिखी गई है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये, और इन्होंने लिखा है बलवा। क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 तक भारत में कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब इसका बनेगा 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व पवन ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पवन ऊर्जा में अग्रणी जो भारतीय राज्य है वो है तमिलनाडु, ये भी आप याद रखना। और ये भी याद रखना कि पवन ऊर्जा पैदा करने वाला जो पहला देश था वो था स्कॉटलैंड, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है चीन में। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है यूएसए, और तीसरे स्थान पर आता है जर्मनी, और फिर चौथे स्थान पर आता है अपना प्यारा भारत। तो पवन ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में चौथा देश बन गया है अपना भारत, और भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन ऊर्जा दिवस के रूप में। 2022 तक भारत में 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में जैव भौगोलिक यानी कि बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो सही जवाब इसका बनेगा 10। कुल कितने क्षेत्र हैं? 10। जबकि भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? अगर सवाल ये होता कि कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं तो इसका जवाब बनेगा आपका 5। तो अगर सवाल पूछा जाएगा जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं तो 10, भौगोलिक क्षेत्र हैं 5। और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब अगला सवाल है कि ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर स्थित है? सही जवाब इसका होगा तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में एक स्थान है श्रीविल्लीपुत्तूर। तो श्रीविल्लीपुत्तूर में स्थित है ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु के जो अन्य अभयारण्य हैं उनके नाम है अन्नामलाई, मुदुमलाई, वेदाथंगल और भी कई हैं, तो इनमें ये मुख्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि कार्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कुल 59.3%। 59.3% इसका सही जवाब होगा। तो ये हो गए 40 प्रश्न। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको भी आइए देखते हैं। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? संकल्प परियोजना ये एड्स HIV के उन्मूलन से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। ट्रांस वसा किसके स्तर को कम कर देता है? तो सही जवाब इसका बनेगा HDL को ये कम करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझी जाती है क्योंकि यह HDL का जो स्तर है उसे कम कर देती है। अगर बात करें हम HDL के बारे में, फुल फॉर्म इसका बनेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देती है। अगला सवाल है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किसका अध्ययन किया था? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक का संबंध है DNA की रचना से। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल होगा कि रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है? तो सही जवाब इसका बनेगा फास्फोरस 32, ऑप्शन सी। और इसी के साथ आपको बता दें वैक्सीन की खोज किसने की थी? ये अन्य विकल्पों में आएगा वैक्सीन की खोज। तो याद रखना कि वैक्सीन की खोज किसने की थी? 1796 में खोज हुई थी, और इसकी खोज जिसने की थी उनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। मलेरिया निवारक दवा की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। और इनको जो है 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। निम्नलिखित में कौन मौर्य योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, पौतवाध्यक्ष कहा जाता था उन्हें, पौतवाध्यक्ष। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक जो विद्याएं हैं उसका ज्ञाता माना जाता है। सही जवाब था इसका ऑप्शन सी,
मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, खगोल शास्त्री, गणित और आर्य विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहा वो रहा 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से 1351। भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी द्वारा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज जी सतीश रेड्डी। तो जी सतीश रेड्डी कौन है? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इनको यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी द्वारा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जी सतीश रेड्डी पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें इस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट के लिए ओडिशा में जो आयोजन स्थल है वो आपको बताना है। तो सही जवाब बनेगा इसका 1 और 3 भुवनेश्वर और राउरकेला, दैट इज ऑप्शन बी। तो वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। हॉकी इंडिया और ओडिशा सरकार के खेल विभाग ने 27 नवंबर को साझा तौर पर इसकी पुष्टि की है और इस विश्व कप में सभी मैच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। कटक में कोई मैच नहीं होगा। पहला CARICOM भारत शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? सही जवाब इसका बनेगा न्यूयॉर्क। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। और यह सम्मेलन हुआ था 25 सितंबर 2019 को। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आगन का आयोजन कहां पर हुआ? तो यह सम्मेलन भी हुआ था सितंबर में ही। कब हुआ था? 9 सितंबर 2019 को। और यह सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप 50 MCQs और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी जबरदस्त रहा होगा। बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी, बहुत सारा रिवीजन आपका हुआ होगा और डेफिनेटली ये जो सीरीज चलेगी आगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर देखा करें, जहां पर आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आईडीज हैं जिस पर आप सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।